अनडिफिटेड डीमन लॉर्ड के एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत में हमें एक किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि रैग्नारोक, जो कि असल में एक इविल डिमॉन है, वो गायब हो चुका है अपने सेल से। और इसी चीज को बताते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि एकेडमी के सारे बच्चे इस समय आइसलैंड में घूमने के लिए आए हुए हैं। और उस दौरान हम ये भी देखते हैं कि वहां पर लक्ष्य को छोड़कर सारी लड़कियां होती हैं और वो स्विमिंग सूट में होती हैं और उन्हें देखकर लक्ष्य शर्मा रहा होता है। इस जगह पर लक्ष्य को शर्माते हुए लूसीफर महसूस और देख लेती है और वो लक्ष्य के मजे लेने लगती है। इन्हीं सब के बीच में वहां पर आ जाती है साइलिस, और साइलिस इन लोगों को मजा करता हुआ देखकर पूछती है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर तो प्रैक्टिस होगी, पर तुम सब तो हंसी मजाक कर रहे हो। अगर यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसी बीच एकेडमी की प्रिंसिपल साइलिस से कहती है कि अब आइलैंड पे आए हैं तो हंसी मजाक तो चलता है। इसी दौरान साइलिस कहती है ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होने वाली है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस जगह पर साइलिस के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्य महसूस करने लगता है कि जब वो लूना के रूप में होता है और वो साइलिस के साथ समय व्यतीत करता है, उस दौरान उसे साइलिस का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और इस जगह पर लक्ष्य याद करता है कि जब वो लूना के रूप में साइलिस के साथ समय व्यतीत कर रहा था, तब उसे साइलिस के बारे में कई सारी रोमांचक बातें पता चली हैं। जैसे कि साइलिस लड़कों से नफरत नहीं करती है, बल्कि वो लड़कों को एडमायर और अपना कॉम्पिटिटर मानती है। असल में साइलिस के बचपन में उसके एक ट्यूटर थे जिनका नाम था वेन रॉबर्ट, और असल में वो लक्ष्य के ही दादाजी थे। और उन्होंने साइलिस को कई सारी चीजें सिखाई थी, और उन्होंने ये भी सिखाया था कि कभी भी किसी भी लड़की को लड़कों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसलिए वो अपने सेंसे की बात मानते हुए किसी भी लड़के पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, इसलिए वो लड़कों से दूर ही रहना पसंद करती है। और इस जगह पर हमें यह भी पता चलता है कि साइलिस की किसी गलती की वजह से उसके सेंसे यानी लक्ष्य के दादाजी मारे गए थे। इसलिए साइलिस चाहती है कि लक्ष्य भी कहीं उसकी गलती से ना मारा जाए, इसलिए ही वो लक्ष्य को एकेडमी से निकलाना चाहती है। इसलिए साइलिस को किसी ना किसी हालत में लक्ष्य को हराकर उसे एकेडमी से निकालना पड़ेगा। और ऐसा ही प्रेजेंट में हमारा लक्ष्य भी सोच रहा होता है कि उसे कुछ भी करके इस मैच को तो जीतना ही पड़ेगा। अगर वो ये मैच नहीं जीत पाया तो वो साइलिस की रक्षा नहीं कर पाएगा और उसके साथ मिलकर रैग्नारोक से लड़ाई नहीं कर पाएगा। और वो नहीं चाहता कि साइलिस को अकेले ही रैग्नारोक का सामना करना पड़े। और इसी सीन के साथ आखिरकार हमारा सीन उस दिन पर आ जाता है जिस दिन लक्ष्य और साइलिस के बीच में लड़ाई होने वाली थी। लड़ाई से पहले रेफरी दोनों कॉम्पिटिटर को इस लड़ाई के रूल समझा देती है कि जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसकी बात दूसरे कॉम्पिटिटर को माननी पड़ेगी, भले ही वो कोई सा भी डिसीजन ले, चाहे वो एकेडमी से बाहर जाने के लिए ही क्यों ना कह दे, दूसरे कॉम्पिटिटर को मानना पड़ेगा। इस जगह पर दोनों कॉम्पिटिटर इस चीज को मान जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर लक्ष्य के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। और दूसरी तरफ साइलिस को ऐसा लग रहा था कि वो लक्ष्य को तो हरा ही देगी। रेफरी द्वारा रूल्स को एक्सप्लेन करने के बाद हम देखते हैं कि बिना एक भी कोई सेकंड बर्बाद किए लक्ष्य और साइलिस अपने ड्रैगनाइट में बदल जाते हैं, जहां पर हम पहली बार देखते हैं साइलिस के ड्रैगनाइट को, जो कि सचमुच काफी ही ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली लग रहा था। इवन साइलिस के ड्रैगनाइट को देखने के बाद सारे एकेडमी के बच्चों को तो ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य तो इस जगह पर पक्का हारने वाला है, क्योंकि अभी तक कई सारे बच्चों को लक्ष्य की आइडेंटिटी नहीं पता है। पर इस जगह पर हम देखते हैं कि लक्ष्य अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए अपने कमजोर ड्रैगनाइट में समन होता है। इसके बाद बिना एक भी सेकंड की बर्बादी किए लक्ष्य और साइलिस के बीच में लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। इधर लक्ष्य और साइलिस के बीच में लड़ाई प्रारंभ भी होती है कि हमारा सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि एकेडमी की दो लड़कियां एक जासूस को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं और उससे कहती हैं कि हमें पता है कि तुम जासूस हो, अब अपना मुखौटा हेडो और हमें बताओ कि आखिर तुम कौन हो। इस जगह पर वो जासूस पे आर्गुमेंट नहीं करता और कहता है तो अब मेरा राज खुल ही चुका है, तो क्यों ना आप चेहरा दिखाया ही दिया जाए। और जैसे ही वो जासूस अपना चेहरा दिखाता है, हमें पता चलता है कि वो जासूस और कोई नहीं, असल में इसी एकेडमी में पढ़ने वाली एक लड़की सानिया होती है। इस जगह पर सानिया को देखकर वो दो लड़की तो थोड़ी सी हैरान होती हैं कि सानिया इस जगह पर क्या कर रही है।
इस जगह पर सानिया खुद ही एक्सप्लेनेशन देते हुए कहती है कि असल में उसका मकसद ये था कि वो इस किंगडम में आकर एकेडमी का नाइट्स को मैनिपुलेट कर दे, क्योंकि इस किंगडम की असल पावर तो ये नाइट्स ही हैं। अगर ये नाइट्स ही धराशायी हो गए तो इस किंगडम का फ्यूचर ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इस जगह पर सानिया अपना राज खोलते हुए सीधा उन दोनों लड़कियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती। इसी बीच हम दूसरी तरफ उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं और वो फिर से बस फ्लूट बजाता है और इतने में ही सानिया के ऊपर भी एक काफी ज्यादा खतरनाक दिखने वाला ड्रैगनाइट आ जाता है और सानिया उन दोनों लड़कियों से कहती है कि ये बोरिंग डुएल देखने में मजा नहीं आ रहा है, अब कुछ खतरनाक किया जाए। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सीलिया और लक्ष्य के बीच में अभी भी डुएल चल रहा होता है, जहां पर लक्ष्य के ऊपर सीलिया काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी। पर इस जगह पर लक्ष्य सीलिया को पूर्णतः इग्नोर करते हुए बस सीलिया के हराने के बारे में ही सोच रहा था। इसी बीच सीलिया लक्ष्य कहती है कि अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर फिर से बस लक्ष्य सीलिया को इग्नोर करता है और उसे हराने पर फोकस करता है। इन सब के बीच में सीलिया एक बहुत ही खतरनाक हमले की तैयारी करती है लक्ष्य के ऊपर करने के लिए। पर इसी बीच सीलिया को कुछ टेंटिकल्स पकड़ लेते हैं। इस जगह पर हमें पता चलता है कि ये टेंटिकल्स और किसी के नहीं रैग्नारोक के हैं, यानी रैग्नारोक रिवाइव होकर सीधा सीलिया के ऊपर ही हमला करने आया है। सीलिया को रैग्नारोक के टेंटिकल से जकड़ा हुआ देखकर लक्ष्य बिना कोई देरी करे सीधा सीलिया की मदद करने के लिए वहां पर आ जाता है। पर जैसे ही सीलिया अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस करती है वो सीधा रैग्नारोक पर हमला करने के लिए चली जाती है। इस जगह पर लक्ष्य सीलिया को समझाता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि रैग्नारोक को ऐसा हराना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए उन्हें एक प्लान की जरूरत पड़ेगी। पर इस जगह पर सीलिया लक्ष्य को पूर्णतः इग्नोर कर सीधा रैग्नारोक पर हमला करने के लिए चली जाती है। और इस जगह पर हैरानी की बात यह होती है कि सीलिया के एक ही हमले से रैग्नारोक का अंत निकट आ जाता है। रैग्नारोक का अंत निकट देखकर सीलिया कहती है आज रैग्नारोक की दहशत का अंत होगा। और सीलिया के यहाँ कहते से ही हमारा ध्यान जाता है उसी रहस्यमय पर्सन पर जो फिर से अपनी फ्लूट बजाने लगता है। इस जगह पर लक्ष्य उस मिस्टीरियस पर्सन को नोटिस कर लेता है। एडिमन लक्ष्य पहचान जाता है कि ये रहस्यमय पर्सन कौन है। इधर लक्ष्य और सीलिया के ध्यान मिस्टीरियस पर्सन पर होता है कि तभी वहां पर सानिया आ जाती है और सानिया सीलिया से कहती है कि यह अंत नहीं सीलिया, ये तो शुरुआत है इस युद्ध का। और यह कहकर सानिया सीधा सीलिया पर हमला कर देती है। पर इस जगह पर लक्ष्य हवा की तेजी से सीलिया को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और अपने क्लोज कॉम्बैट से सानिया के हमले को वहीं पर रोक देता है। लक्ष्य द्वारा सीलिया को प्रोटेक्ट करता हुआ देखकर सानिया लक्ष्य के सामने खुलासा करती है कि क्या तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि सीलिया ही तुम्हारे दादाजी की मौत के पीछे का रीजन है? इस जगह पर सीलिया अपना मुंह नीचे करके उदास हो जाती है। पर इस जगह पर लक्ष्य तो बस सीलिया को प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर सही मौका देखकर सानिया पीछे हटती है और लक्ष्य और सीलिया पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सीधा हमला लक्ष्य और सीलिया को लग जाता है। इस जगह पर सीलिया तो बेहोश हो जाती है, पर लक्ष्य उसे उठाने लगता है और जैसे ही सीलिया उठती है वो इस बात से सचमुच हाँ और खुलासा कर देती है कि हाँ उसकी गलती की वजह से ही उसके दादाजी की मौत हुई थी। इस जगह पर सीलिया बता देती है कि उसके पास कभी इतनी हिम्मत नहीं बन पाई कि वो राज खोले, और वो कहती है कि मैंने गलती से रिपोर्ट कर दी थी एम्पायर में कि एम्पायर में क्या क्या गलत हो रहा है। इस जगह पर सबको ऐसा लगा कि मुझे इस चीज को करने के पीछे इनकरेज तुम्हारे दादाजी ने किया था, इसलिए एम्पायर वालों ने तुम्हारे दादाजी को जेल में डालकर बेरहमी से जेल के अंदर मार दिया। पर मुझे आज भी याद है कि जब मैं उनसे जेल में मिलने गई थी तब उनके आखिरी वर्ड यही थे कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम हमेशा न्याय का साथ देना। और उनके यही शब्दों के साथ उनकी मौत हो गई थी। इस जगह पर सीलिया लक्ष्य कहती है अब इस जगह पर तुम मुझसे नफरत कर रहे होगे कि मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा और तुम्हारी फैमिली को भी एम्पायर से बाहर निकाल लिया गया। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि उसने बस न्याय का साथ दिया और उसके दादाजी जिंदा होते तो वो भी यही चाहते। इसी के साथ साइलस से कहता है कि अब तुम बस आराम करो, मैं अकेला रैग्नारोक को संभाल लूंगा। और यह कहकर लक्ष्य सीधा रैग्नारोक पर हमला करने के लिए जाता है। लक्ष्य को इस तरीके से हमला करता हुआ देखकर सोनिया कहती है
कि ये बस मूर्खता है, वो कभी भी रैग्नारोक को अकेला तो नहीं हरा पाएगा। पर हम देखते हैं कि लक्ष्य लगातार इतनी तेजी से रैग्नारोक पर हमला कर रहा था कि रैग्नारोक की हीलिंग एबिलिटी काम करना ही बंद कर देती है। मतलब पलक झपकते से ही कई बार या फिर कई सैकड़ों बार उसके शरीर के अंग को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका माइंड कॉन्शियस ही टिक नहीं पाता अपने शरीर को हील करने की वजह से। ये देखकर सोनिया भी घबरा जाती है कि आखिर इस जगह पर लक्ष्य कर क्या रहा है, वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। लक्ष्य की पावर देखने के बाद सानिया को महसूस हो जाता है कि इस जगह पर अगर लक्ष्य को नहीं रोका गया तो वो रैग्नारोक का अंत कर देगा। इसलिए सानिया लक्ष्य के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होती है, पर सही समय पर साइलेस पीछे आकर सानिया से सरेंडर करने की कहती है और उससे कहती है अगर उसने सरेंडर नहीं करा तो वो यहाँ पर सानिया को मार देगी। पर इस जगह पर सानिया जानती थी कि साइलेस दिल की बड़ी कमजोर है, वो किसी को भी नहीं मार सकती। इसलिए सानिया कहती है कि इस जगह पर मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, पर साइलस तुम मुझे नहीं मार पाओगे। और यहाँ कहकर सानिया वहां से जाने लगती है। साइलस और सानिया की इन्हीं सब के बीच में हमारा ध्यान जाता है कि लक्ष्य ने रैग्नारोक जैसे पावरफुल डीमन को भी आखिरकार अपनी पावर से धराशायी कर दिया है। पर इस जगह पर लक्ष्य अपने पावरफुल पोटेंशियल में होने के बावजूद भी काफी ज्यादा हाफ रहा होता है, क्योंकि रैग्नारोक को हराना उसके लिए भी काफी मुश्किल था। इस जगह पर वो मिस्टीरियस पर्सन रैग्नारोक के हारने के बाद लक्ष्य से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम उसे हरा दोगे, पर ब्लैक हीरो पावरफुल हो तुम। इस जगह पर लक्ष्य उस मिस्टीरियस पर्सन को देख ही रहा होता है कि इसी बीच जैसे ही रैग्नारोक मरता है तो उसके अंदर से एक पल निकलता है जिसे सानिया बिना कोई देरी करे पकड़ लेती है। इस जगह पर वो मिस्टीरियस पर्सन और सानिया बिना कोई देरी करे वहां से जाने लगते हैं। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इस जगह पर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि वही 5 साल पुरानी तबाही ब्लैक हीरो वापिस से देखना चाहोगे। इस बार उस तबाही के पीछे मैं रहूंगा। और यह कहकर वो मिस्टीरियस पर्सन वहां से चला जाता है। और उस रहस्यमय पर्सन को जाता हुआ देखकर लक्ष्य कहता है, 5 साल पुराने वाली तबाही फिर से। और लक्ष्य के यहाँ कहते से ही हमारा अनडिफिटेड डीमन लॉर्ड का एपिसोड नंबर 7 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में हमें 9 साल पुराने इंपीरियल कैपिटल को दिखाया जाता है, जहां पर हम लक्ष्य के चाइल्डहुड पर्सन को देखते हैं, जहां पर हम लक्ष्य और लक्ष्य के कुछ 2 दोस्तों को भी देखते हैं। और हम लक्ष्य और लक्ष्य के दोस्तों के सामने एक टूटी हुई मूर्ति को देखते हैं, जहां पर लक्ष्य उस मूर्ति को देखकर कहता है, अब हम क्या करने वाले हैं। लक्ष्य की आवाज सुनकर लक्ष्य का एक दोस्त कहता है, अच्छा हुआ इसे हमने देखा है। यह सुनकर लक्ष्य कहता है कि क्या हम इसे छुपाने वाले हैं। इस जगह पर लक्ष्य का वो दोस्त कहता है कि हम इस पूरी गलती का ब्लेम उस लड़की पे लगा देते हैं। और इसी के साथ यह कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सिल्फी असल में वो लड़की थी जिसके ऊपर उस लड़के ने पूरा ब्लेम डाल दिया था। और वहां पर सिल्वी से एक पर्सन पूछ रहा था, क्या तुमने ही उस मूर्ति को तोड़ा है। इस जगह पर सिल्फी कुछ नहीं बोल पा रही होती है कि तभी लक्ष्य वहां आ जाता है और वो उस पर्सन से कहता है कि उस मूर्ति को मैंने तोड़ा है और मेरी वजह से ही वो मूर्ति टूटी है। इस जगह पर लक्ष्य पूरा इल्जाम और ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सिल्फी लक्ष्य के पास आकर उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुमने पूरा ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी तो गलती भी नहीं थी वहां पर। सिल्फी की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी लक्ष्य सिल्फी से कुछ नहीं कहता। उस जगह पर सिल्फी फिर से लक्ष्य से कहती है कि तुम्हें जब भी तुम्हारी गलती ना हो तब माफी नहीं मांगनी चाहिए। सिल्फी के इन शब्दों के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और हम सिल्फी को ही देखते हैं, यानी ये सारी चीजें सिल्फी याद कर रही होती है। इन्हीं सब के बीच में वहां पर लक्ष्य भी आ जाता है और लक्ष्य सिल्फी से कहता है कि मैंने सुना है कि कल तुम बेहोश हो गई थी। इस जगह पर सिल्फी कहती है अब वो ठीक है और आज वो लक्ष्य और बाकी सबके साथ रूइन को एक्सप्लोर करने चलने वाली है। इस जगह पर सिल्फी की आवाज सुनकर लक्ष्य कहता है, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो। इस जगह पर सिल्फी कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और वो रूइन को एक्सप्लोर करने उनके साथ चलने वाली है। इस जगह पर लक्ष्य को ना चाहते हुए भी
सिल्फी की बात माननी पड़ती है और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि लिसा लक्ष्य को बता रही होती है कि उसने उसके ड्रैगनाइट यानी बहामुत की लिमिटर को हटा दिया है। अब लक्ष्य बहामुत का पूरा पोटेंशियल यूज कर पाएगा, यानी अभी तक तो लक्ष्य ने बहामुत का पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल ही नहीं किया है। पर इस जगह पर लिसा लक्ष्य को वार्निंग देते हुए कहती है कि वो भले ही बहामुत का पूरा पोटेंशियल अभी इस्तेमाल कर पाएगा, पर अगर गलती से उसने ज्यादा बहामुत का पोटेंशियल इस्तेमाल किया तो वो मारा भी जा सकता है, यानी अभी भी लक्ष्य बहामुत का 100% यूज नहीं कर सकता। लिसा के इन शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य और बाकी सारी ड्रैगनाइट जो फीमेल्स हैं वो रियून को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस जगह पर सिल्फी को देखकर उसकी बड़ी बहन यानी हेडमास्टर सिल्फी से पूछती है, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो? क्या तुम सच में रियून में जाना चाहती हो? इस जगह पर सिल्फी कहती है, हाँ मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं रियून में जा सकती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इस जगह पर सिल्फी ने तो कह दिया था कि वो काफी अच्छा महसूस कर रही है, पर इस जगह पर अभी भी हेडमास्टर सिल्फी की काफी फिक्र कर रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि रियून्स के अंदर से चमकती हुई एक लाइट दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर साइलिस कहती है कि अब समय आ चुका है, अब हमें रुइंस के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्य और बाकी सब लड़कियां रुइंस के अंदर चली जाती हैं और रुइंस के अंदर चली जाती हैं और रुइंस के अंदर जाने के बाद हेडमास्टर नाकुटो से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? इस जगह पर नाकुटो पूरी जगह को स्कैन करने के बाद कहती है कि उसे यहाँ पर एक भी एबिस नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि हमने सुना था कि रुइन के अंदर तो काफी एबिस होते हैं। इस जगह पर हेडमास्टर को रुइन में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो कहती हैं कि हम सबको अलग अलग टीम बना लेनी चाहिए ताकि हम जल्दी से रुइन को कवर करके यहाँ से निकल सकें। इस जगह पर हमारे लक्ष्य को टीम 6 मिलती है। टीम 6 का नाम सुनते से साइलिस कहती है कि क्या मैं लक्ष्य की टीम में हूँ? इस जगह पर आइरिस कहती है यानी लक्ष्य की बहन कि तुम लक्ष्य की टीम में नहीं हो, तुम दूसरी टीम में हो। इस जगह पर साइलिस बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। साइलिस को मिशन के लिए इतना एक्साइटेड और इस तरीके की हरकत करते हुए देखकर सारी लड़कियों को तो काफी हैरानी हो रही थी कि साइलिस पहले ऐसी नहीं थी। फिर उन्हें याद आता है कि ये सब लक्ष्य की वजह से हो रहा है। इस जगह पर साइलिस को दुखी देखकर लक्ष्य कहता है कि अभी तुम थोड़ी देर उन टीम में रह लो, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम मेरी टीम में आ सकती हो। और यह सुनते से साइलिस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि टीम 6 यानी लक्ष्य, नाकुतो और आइरिस की टीम आगे बढ़ने लगती है रियून को एक्सप्लोर करने के लिए। इस जगह पर आइरिस लक्ष्य कहती है कि तुम नाकुतो पर अब लाइन मारना मत शुरू कर देना। इस जगह पर लक्ष्य कहता है, आखिर बहना तो मुझे समझती क्या हो कि क्या मैं हमेशा बस लड़कियों पर लाइन मारता हूँ और मैं बहुत बड़ा ठगी हूँ? इस जगह पर आइरिस कहती है, इसमें समझने वाली क्या बात है, आप तो हो। इस जगह पर लक्ष्य थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, पर इन दोनों की इन्हीं बातों के बीच में नाकुतो कहती है कि उसके स्कैनर में कुछ आया है, पर वो एबिस नहीं है, वो तो ह्यूमन जैसा कुछ है, वो उस पत्थर के नीचे है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य उस पत्थर को हटाता है और उसके नीचे आइरिस एक लड़की को देखती है। उसे देखकर आइरिस को कुछ समझ नहीं आता और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि आइरिस लूसीफर को बुला लेती है और लूसीफर के आने की वजह से आइरिस और नाकुतो उसकी टीम में चली जाती हैं। वहां पर लक्ष्य और लूसीफर उसको देखकर काफी हैरान होते हैं और वहां पर लूसीफर एक खुलासा करती है कि ये लड़की असल में ह्यूमन और एबिस दोनों ही नहीं है, असल में आई थिंक कोई टेक्नोलॉजी है। इस जगह पर जैसे ही लूसीफर उस लड़की के चिक्स को टच करती है वैसे ही वो लड़की को होश आने लगता है। उस लड़की को होश में आता हुआ देखकर लूसीफर और लक्ष्य तैयार हो जाते हैं अटैक फॉर्मेशन में। और जैसे ही वो लड़की उठती है वो लूसीफर को सुपरवाइजर कहती है और वो लूसीफर को ऐसा अटैक फॉर्मेशन में देखकर उससे कहती, मुझे लगता है सुपरवाइजर आप खुश नहीं हो मुझे उठते हुए देखकर, तो ठीक है मैं फिर से सो जाती हूँ। और यहाँ कहकर वो लड़की सो जाती है। लूसीफर इस जगह पर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये लड़की कहना और करना क्या चाहती है। इस जगह पर लूसीफर उस लड़की से कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, आखिर तुम क्या हो? इस जगह पर यह सुनते से लड़की कहती है, सुपरवाइजर आप मुझे नहीं जानते। और यह कहकर वो लड़की उठती है और अपना इंट्रोडक्शन लक्स और लूसीफर को देने लगती है, जहां पर वो लड़की कहती है, मेरा नाम क्रूसले है और मैं इस रूम की मैनेजर हूँ। लोग मुझे आमतौर पर प्यार से ऑटोमेशन भी बुलाते हैं।
और मुझे पुरानी मेमोरी याद नहीं है कि मैं पहले क्या थी, बस मुझे इतना ही याद है। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सो गई, इसलिए मुझे लगता है मैं सब कुछ भूल गई हूँ। यहाँ पर लक्स और लूसीफर उस लड़की को बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं, इसलिए क्रूसले उन दोनों से कहती है, मुझे ऐसे मत घूरिए, मैं पक्का कुछ ना कुछ याद करके आपको बताती हूँ। क्रूसले की ये सारी बातें सुनने के बाद लक्स लूसीफर से कहता है कि हमें बाकी टीम मेंबर्स को भी बुला लेना चाहिए और उन्हें क्रूसले के बारे में बताना चाहिए। इसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि लूसीफर हेडमास्टर और लिसा को बता रही होती है कि ये लड़की बस एक टेक्नोलॉजी की डोल की जैसी है, जिसे आज से कई साल पुरानी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इन्हीं सब के बीच में लक्स सिल्वी को देखता है, जिसको चक्कर और उल्टी आ रही होती है। इस जगह पर लक्स सिल्वी के पास जाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर लूसीफर आ जाती है और लूसीफर लक्स कहती है कि उसे क्रूसले की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। इस जगह पर लक्स तो पूरी तरीके से सिल्वी के बारे में ही सोच रहा होता है, इसलिए वो लूसीफर का कोई जवाब नहीं देता। इन्हीं सब के बीच में हेडमास्टर सारे स्टूडेंट्स से कहती है कि हमें रिंस को और भी आगे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इसलिए सब 3-3 की टीम बना ले। इसके बाद सारे लोग अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी लक्स सिल्वी के पास जाता है और उससे कहता है, सिल्वी क्या हुआ? इस जगह पर सिल्वी कहती है कि कुछ नहीं। इस जगह पर लक्स सिल्वी से कहता है, अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो तुम वापिस रेस्टोरेंट जा सकते हो सिल्वी, अपने आप को फोर्स मत करो। इस जगह पर सिल्वी लक्स कहती है कि वो बिल्कुल सही है। इस जगह पर लक्स सिल्वी से कहता है कि ठीक है, पर तुम मेरे साथ रहना। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं रॉयल कैपिटल एस्टन मार्टिन का सीन, जहां पर एक पर्सन बात कर रहा होता है कि जेल से एक कैदी फरार हो चुका है और उन्हें उससे डील करनी पड़ेगी, यानी उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर उनके पास ज्यादा प्रोफेशनल ड्रैगनाइट्स अब नहीं बचे हैं और अगर वो भी मारे गए तो उनके पास डिफेंस के लिए कोई ड्रैगनाइट नहीं बचेगा। इस जगह पर एक पर्सन उन्हें सुझाव देता है क्यों ना हम एकेडमी के बच्चों का इस्तेमाल करें, वो भी अब काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुके हैं। इस जगह पर सिलिया के डेड फिर से कहते हैं कि वो बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ने वाले। इन सब की इन्हीं सारी बातों के बीच में एक बूढ़ा आदमी कहता है, सुनने में आया है कि एकेडमी में एक बहुत शक्तिशाली लड़का है जिसने अकेले ही रैग्नारोक को हराया है। हम उसका इस्तेमाल इस मिशन में कर सकते हैं। उस बूढ़े आदमी की ये सारी बातें सुनने के बाद क्वीन उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि आपको ये सारे रूमर्स कहां से मिल रहे हैं। प्रिंसेस की इस बात पर वो बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं देता और वो प्रिंसेस से कहता है, तुम इस पे ध्यान मत दो, बस काम जल्दी शुरू करो। इस पर प्रिंसेस कहती है कि वो सोच विचार कर इसका निर्णय लेगी। इन्हीं सब के बीच में हमारा सीन फिर से रुइन में जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि लक्ष्य के हाथों में सिल्फी होती है, यानी सिल्फी अब काफी ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इस जगह पर सिल्फी का सिर भी दर्द करने लगता है और हम देखते हैं कि वही मिस्टीरियस पर्सन वहां पर अपनी फ्लूट बजा रहा होता है, जिसकी वजह से सिल्फी के सिर में दर्द कर रहा था। और वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, मेरे बोए गए बीज का अब फल लेने का समय आ चुका है। और जैसे ही वो यहाँ कहता है वैसे ही लक्ष्य के ऊपर एक एबिस हमला कर देता है, जिसकी वजह से लक्ष्य काफी दूर जाकर गिरता है। लक्ष्य के ऊपर हमला करने के बाद वो एबिस सीधा लक्ष्य के टीममेट पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सही समय पर आकर लक्ष्य उसके टीममेट को बचा लेता है। इस दौरान पर लक्ष्य की ड्रैगनाइट का एक हाथ टूट जाता है। इन्हीं सब के बीच में आयरिस उन दोनों को सबको इन्फॉर्मेशन देती है कि असल में इस समय जो एबिस ने हमला किया था लक्ष्य और उसके टीममेट पे, वैसे 3 एबिस अभी समन हुए हैं और उन 3 एबिस में से 2 एबिस रुइन के अंदर हैं और एक एबिस रुइन से बाहर जाकर लोगों पर हमला करने की तैयारी में है। इस जगह पर लक्ष्य हेडमास्टर से कहता है कि हमें उस बाहर जाने वाले एबिस को रोकना पड़ेगा, वरना वो किंगडम में दहशत मचा देगा। लक्ष्य की यह बात सुनकर हेडमास्टर बड़े ही गुस्से में लक्ष्य कहती है, हम इस समय काफी आगे आ चुके हैं, हमें रेन को और आगे एक्सप्लोर करना चाहिए। और यह सुनकर लक्ष्य ना चाहते हुए भी हेडमास्टर की बात मान लेता है। पर इस जगह पर सिल्फी अपनी स्वॉर्ड को निकालकर अपने ड्रैगनाइट को समन कर लेती है और अपने शिष्य से कहती है कि मैं
किंगडम की तरफ बढ़ते हुए ड्रैगनाइट को रोकने के लिए जा रही हूँ। अब प्रिंस को एक्सप्लोर करना जारी रखिए। और यहाँ कहकर सिल्फी वहां से चली जाती है और लक्ष्य उसकी चिंता करते हुए उसके पीछे जाने के लिए हेडमास्टर से परमिशन मांगता है। इस जगह पर हेडमास्टर लक्ष्य को परमिशन दे देती है और कहती है, मेरी बहन का ख्याल रखना। हेडमास्टर की परमिशन देते से ही लक्ष्य सीधा अपने बहामुत में बदल जाता है और सीधा सिल्फी के पास तेजी से पहुंच जाता है और सिल्फी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इस जगह पर सिल्फी कहती है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। और वो कहती है कि वो इस आइसलैंड को प्रेजेंस कर पा रही है। उसने देखा है कि एबिस इस आइसलैंड के ऊपर है। और यह सुनकर लक्ष्य थोड़ा हैरान होता है क्योंकि सिल्फी को इस आइसलैंड के बारे में काफी कुछ पता होता है। इसलिए लक्ष्य सिल्फी से पूछता है, क्या तुम इससे पहले यहाँ पर आ चुकी हो? इससे पहले कि सिल्फी उसको कोई जवाब देती, लक्ष्य और सिल्फी आइसलैंड के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां पर लक्ष्य टेलीपोर्ट होते से ही देखता है कि एक एबिस बिना कोई देरी करे सीधा लक्ष्य के ऊपर हमला कर देता है। पर सही समय पर सिल्फी अपने ड्रैगनाइट का इस्तेमाल कर उस एबिस को रोप से पकड़कर पीछे खींच लेती है और सिल्फी सीधा एक बिल्डिंग के आगे जाकर रुकती है। उस बिल्डिंग को देखकर लक्ष्य को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, पर कुछ देर बाद उसे अपनी मेमोरी में कुछ यादें दिखाई देने लगती है, जहां पर लक्ष्य को याद आता है जब वो इस जगह में 5 साल पहले आया था। तब उसने यहाँ पर कई सारी लड़कियों की लाश देखी थी और उन्हीं लाशों में से एक लड़की सिल्फी जैसी भी दिख रही थी। और लक्ष्य यह सोचकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। और यह कहते से लक्ष्य देखता है कि सिल्फी के ऊपर एक एबिस हमला कर रहा था, पर लक्ष्य बहामुत की मदद से बहुत ही तेजी से जाकर उस एबिस को मार देता है। पर उस एबिस को मारने के बाद लक्ष्य जब सिल्फी को देखने लगता है तो उसे सिल्फी कहीं नहीं दिखाई दे रही होती है। पर जैसे लक्ष्य उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वो एक कोने में सिल्फी को डरा हुआ देखता है। और जैसे लक्ष्य उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम इतने डर क्यों रही हो? तो वो सिल्फी कहती है कि यहाँ पर एक एबिस है। यह सुनकर लक्ष्य कहता है कि तुम डरो मत, मैंने उस एबिस को मार दिया है। पर यह सुनते से सिल्फी कहती है, मुझे नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत है। और यह कहकर सिल्फी सीधा लक्ष्य का गला दबा लेती है। और हमारे इसी खतरनाक सीन के साथ अनडिफिटेड डीमन लॉर्ड का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अनडिफिटेड डीमन लॉर्ड के एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत में हमें लक्ष्य के चाइल्डहुड को ही दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि लक्ष्य देख रहा होता है कि सिल्फी उसकी फैमिली के साथ कहीं जा रही है। उस जगह पर लक्ष्य सिल्फी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इसी बीच हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां पर सिल्फी ने काफी कड़क हाथों से लक्ष्य का गला दबा कर रखा होता है, जहां पर हमें लग रहा था कि सिल्फी इस जगह पर लक्ष्य को जान से मार देगी। इसी बीच हमें इसी सीन के साथ दूसरी तरफ रुइन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि लिसा और लूसीफर ने पूरे रुइन के जितने भी एबिस थे उन्हें जान से मार दिया है। यानी रुइन में अब कोई भी एबिस नहीं है। पर इस जगह पर उन्होंने रुइन के सारे एबिस को तो हरा दिया था। पर इस जगह पर आयरिस उन्हें बताती है कि उन्हें इससे आगे बढ़ने के लिए एक की चाहिए जो उनके पास अभी नहीं है। इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी वापिस अपने हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा। यानी रुइन की एक्सप्लोरेशन को अब यहीं पर खत्म करना होगा। यानी अभी भी रुइन के काफी सारे राज ही रहने वाले हैं। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आखिरकार लक्ष्य ने सिल्फी को जैसे तैसे कर बांध दिया है और वो उसी मिस्टीरियस पर्सन से बात कर रहा होता है, जहां पर लक्ष्य ने उस मिस्टीरियस पर्सन पर तलवार ताक रखी होती है। पर इससे पहले कि लक्ष्य उस मिस्टीरियस पर्सन का कुछ करता, वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, लक्ष्य कुछ करने से पहले ये याद रखना कि मेरे हाथ में जो बीज दिख रहा है, अगर मैंने इसका कुछ भी बिगाड़ा तो सिल्फी यहीं मारी जाएगी। सिल्फी के शरीर में इस समय एक एबिस पल रहा है जिसे मैंने ही उसके शरीर में डाला है और एबिस रैग्नारोक के कंट्रोल में होता है। इसका मतलब सिल्फी भी अभी रैग्नारोक के कंट्रोल में है। पर सिल्फी इस समय रैग्नारोक की बात नहीं मान रही है, इसलिए सिल्फी को इतना दर्द हो रहा है। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि रैग्नारोक पता है तुम्हें सिल्फी को क्या ऑर्डर दे रहा है, तुम्हें जान से मारने का। और अगर सिल्फी ने तुम्हें नहीं मारा तो वो मारी जाएगी। और इसी के साथ वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, अब तक तो तुम समझ चुके होगे कि तुम मुझे नहीं मार सकते।
तो क्या तुम ये अपनी तलवार मेरे मुंह से हटाओगे? और यह सुनकर लक्ष्य भी वो तलवार हटा देता है और इसी के साथ वो मिस्टीरियस पर्सन लक्ष्य कहता है, चलो तुम्हारे लिए एक डील है। और उस मिस्टीरियस पर्सन के यहाँ कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य सिल्फी को वापस घर पर ले आता है और वहां पर सिल्फी को देखते हुए लक्ष्य को उसी पर्सन की डील याद आती है जहां पर वो मिस्टीरियस पर्सन कह रहा होता है, लक्ष्य सिल्फी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो रियून का सबसे नीचे वाला दरवाजा खोल दो, क्या पता मैं सिल्फी को बचा लूं। और यह कहकर वो मिस्टीरियस पर्सन वहां से जाने लगता है और वो जाते जाते लक्ष्य कहता है, सिल्फी के पास ज्यादा समय नहीं है। इसके बाद हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहां पर लक्ष्य सोच रहा होता है आखिर वो करे तो करे क्या। लक्ष्य ये सारी बातें सिल्फी के बारे में सोचते हुए वो याद करता है कि कैसे पास्ट में जब लक्ष्य की मां मरी थी तब सिल्फी ने उसका साथ दिया था। इवन जब लक्ष्य ने उससे कहा था कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो तब सिल्फी ने उसे गले लगकर कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, जहां भी तुम्हें दुख होगा मैं वहां पर होंगी। और ये सारी बातें असल में लक्ष्य अपने बहामुद के अंदर से सोच रहा होता है जहां पर लीसा लक्ष्य कहती है, हे दिन में सपने मत देखो, हे क्या आवाज आ रही है। और लीसा की आवाज सुनकर लक्ष्य को होश आ जाता है और लक्ष्य से लीसा कहती है कि उसने अनडिफिटेड यानी बहामुद की पूरी पावर पोटेंशियल को लिमिट में डाल दिया है। यानी जब भी लक्ष्य लीसा से कहेगा तो लीसा एक कोड डालेगी जिसकी मदद से लक्ष्य बहामुद का फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पाएगा। और इसी के साथ लीसा लक्ष्य कहती है कि फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए मैं हेडमास्टर से परमिशन मांगने जा रही हूँ। और वहां पर लीसा वहां से चली जाती है और आइरिस मन में कहती है कि लीसा को ऐसा लगता है कि कभी भी बहामुद का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा। इसी बीच लक्ष्य के ट्रांसमीटर में उसके बड़े भाई की आवाज आती है, मेरे कमजोर छोटे भाई, अगर तुम अपनी बचपन की दोस्त को बचाना चाहते हो तो उस बांसुरी को तोड़ दो। और इस जगह पर लक्ष्य उसके भाई से कुछ कहता, इससे पहले उसका भाई कहता है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है छोटे भाई। और लक्ष्य के बड़े भाई के यह कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य जैसे ही सिल्फी के रूम में जाता है वो देखता है कि सिल्फी इतनी कमजोर हालत में भी खड़ी होती है और वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रही होती है। सिल्फी को इस हालत में ऐसे खड़े देखकर लक्ष्य जल्दी से जाकर सिल्फी को पकड़ लेता है ताकि कहीं सिल्फी चक्कर खा के गिर न जाए। पर जैसे लक्ष्य सिल्फी को पकड़ता है तो सिल्फी लक्ष्य से कहती है, अब मेरे मरने का समय आ चुका है। वैसे भी अब तुम काफी बड़े हो गए हो, अब मुझे लगता है कि मेरी दीदी भी अब काफी अच्छे पोजीशन पे है, तो मेरे मरने का अब समय है। इस जगह पर लक्ष्य सिल्फी से कहता है, क्या कह रही हो तुम? जिस पर सिल्फी कहती है, मुझे पता है कि मेरे अंदर के एबिस है और वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वो कुछ दिनों में मुझे मार देगा अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी लक्ष्य, इसका मतलब मेरे मरने का समय अब आ चुका है। यह सुनकर लक्ष्य कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता सिल्फी, मैं बहुत कमजोर हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम अभी यहाँ जा नहीं सकती, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यह कहते हुए लक्ष्य सिल्फी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा सिल्फी, ये मेरा वादा है तुमसे, तुम नहीं मर सकती मेरे होते हुए। और यह कहते हुए लक्ष्य हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर हम अगले सीन में देखते हैं कि सारे ड्रैगनाइट ये सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे वो रुइन के इस आखिरी दरवाजे को खोलेंगे। जिस जगह पर लीसा उनको सलाह देती है कि क्यों ना हम इस दरवाजे पे बॉम्ब फायर कर दें हमारे ड्रैगनाइट से और इस दरवाजे को छल्ली छल्ली कर दें। इस जगह पर लीसा ये सारी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी लक्ष्य लूसीफर की तरफ देखता है और लूसीफर कहती है, फिक्र मत करो मैं समझ गई। और यहाँ कहकर लूसीफर बस सीधा उस रुइन के दरवाजे पर जाती है और अपना हाथ रखती है जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर लूसीफर ने दरवाजा कैसे खोला। जहां पर लूसीफर खुलासा करती है और वो कहती है, जब पहली बार लूसीफर ला कुर्सले से मिली थी तब ला कुर्सले ने लूसीफर को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बताया था। इसका मतलब लूसीफर ही असल में इस जगह की है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे ड्रैगनाइट उस रुइन के अंदर चले जाते हैं पर वो रुइन उनके सोचने से अलग होती है, इसलिए सब लोग सोचते हैं कि क्या हम गलत दरवाजे में आ चुके हैं। पर वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि इसी बीच वो मिस्टीरियस पर्सन वहां पर आ जाता है और वो कहता है, तुम बिल्कुल सही
और मेरे काम की जगह पर हो। और हम वहां पर देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन अपने साथ सिल्फी को भी लेकर आता है, जहां पर सिल्फी पूरी तरीके से अब एबिस में बदल चुकी है। को देखकर हेडमास्टर और बाकी सब लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर सिल्फी यहाँ पर कर क्या रही है। और इसी बीच वो मिस्टीरियस पर्सन फ्लूट बजाकर सिल्फी को ऑर्डर देता है कि इन सबको जान से मार दो। और उस पर्सन की यह बात सुनते से ही सिल्फी सीधा इन सारे लोगों पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है, जहां पर सिल्फी सबसे पहले लिसा का सामना करती है। जहां पर शुरुआत में तो लिसा सिल्फी से अच्छी टक्कर ले रही होती है, पर सिल्फी बहुत ही तेजी से लिसा के ऊपर हमला कर कर उसे दूर फेंक देती है। कुछ दूर जाकर लिसा अपने आप को संभालती है और वो डिवाइन डायमंड से सिल्फी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर इस जगह पर सिल्फी लिसा को डिवाइन डायमंड इस्तेमाल करता हुआ देखकर अपना डिवाइन डायमंड इस्तेमाल करती है, जिसके ऊपर एक सील्ड बनी हुई दिखाई देती है। और जैसे ही वो सील्ड लिसा के डिवाइन डायमंड को छूती है, लिसा का डिवाइन डायमंड गायब हो जाता है। और इस जगह पर ऐसा कि ऐसा लूसीफर के साथ भी होता है। इस जगह पर लिसा और लूसीफर को समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों हुआ, पर इसी बीच हेडमास्टर ने समझाती है कि असल में सिल्फी का ड्रैगनाइट की यही पावर है। जब भी अपने वो डायमंड को इस्तेमाल करती है तो बाकी सब जो उसके एनिमी होते हैं उनके डायमंड काम करना बंद कर देते हैं। इन्हीं सब की बातों के बीच में हम दूसरी तरफ उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, जो कि पता नहीं कैसे एक पल की मदद से कुछ करने की कोशिश कर रहा था। असल में यहाँ पर वो उस पल में एक और रैग्नारोक को जिंदा करने के लिए कोशिश कर रहा था, यानी वो इस जगह पर एक और रैग्नारोक को समन करना चाहता है। वो सब ये करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इसी बीच वहां पर लक्ष्य का बड़ा भाई जाता है और उसके आने की प्रेजेंस को ये मिस्टीरियस पर्सन भी महसूस कर लेता है। और वो उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर लक्ष्य का भाई कहता है, मैं तुम्हारी मौत देखने आया हूँ। इस जगह पर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, क्या तुम मेरी या फिर अपने छोटे भाई की मौत देखने आए हो? इसी बीच वो पर्सन ये कह रहा होता है कि तभी वहां पर उसे एक बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगती है। और इसी बीच वो घबरा जाता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कौन कर रहा है? और वो यह कहते हुए सीधा वापस से बैटलफील्ड में जाने लगता है, जहां पर वो देखता है कि आयरिस असल में अपनी बांसुरी की मदद से सिल्फी को उस कंट्रोल से बाहर निकाल देती है, यानी अब सिल्फी आयरिस के कंट्रोल में होती है। इस जगह पर वो मिस्टीरियस पर्सन फिर से सिल्फी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए वापस से बांसुरी बजाने लगता है, पर तभी सिल्फी उसके ऊपर हमला कर उसे दूर धकेल देती है, जिसकी वजह से उसकी बांसुरी दूर गिर जाती है। उस मिस्टीरियस पर्सन को सब घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब सरेंडर कर दो। पर इस जगह पर वो मिस्टीरियस पर्सन हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम सब मेरे ट्रैप में हो। और यह कहकर वो मिस्टीरियस पर्सन बांसुरी बजाता है और वहां पर एक बहुत ही खतरनाक रैग्नारोक समन हो जाता है, जो कि पिछले वाले रैग्नारोक से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस रैग्नारोक को देखकर सेलिस, लिसा और लूसीफर तो सोचते हैं कि इस रैग्नारोक को वो सब मिलकर हरा देंगे। इसलिए सेलिस, लिसा और लूसीफर उस रैग्नारोक पर हमला करते हैं, जिससे उस रैग्नारोक को काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। और उस रैग्नारोक को इस हालत में देखकर लिसा कहती है, क्या ये रैग्नारोक है? इसे तो मैं अकेले ही हरा दूंगी। और लिसा ये सब कह ही रही होती है कि इसी बीच लूसीफर कहती है, रुको, यहाँ पर कुछ गलत है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रैग्नारोक को जितनी ज्यादा चोट लगी होती है उससे ज्यादा वो रिकवर हो चुका होता है और वो बहुत ही जल्दी से लूसीफर, लिसा और सीलिया पर हमला कर देता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लिसा बहुत ही ज्यादा मशक्कत कर रही होती है उन रैग्नारोक के हमलों से बचने के लिए, कि तभी वहां पर लक्ष्य जाता है और वो रैग्नारोक के सारी बढ़ते हुए रूट्स को काट देता है। और लक्ष्य लिसा से कहता है, लिसा जल्दी से मेरे बहामुत की ओवर लिमिट को शुरू करो, मैं यहाँ नहीं हार सकता। यह सुनकर लिसा कहती है, नहीं, अगर तुमने ओवर लिमिट का इस्तेमाल किया तो तुम्हारे मरने के भी चांसेस हैं। इस जगह पर लक्ष्य कहता है, यहाँ पर अगर मैं मर भी गया तो कोई फर्क नहीं, पर हम ऐसे नहीं हार सकते जिसमें मुझे बहुत सारा रिग्रेट हो। अगर तुम मारी गई, लूसीफर मारा गया या फिर यहाँ कोई भी मारा गया तो मैं उसका दोष कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर लिसा लक्ष्य की बात समझ जाती है और वो ओवर लिमिट को शुरू करने के लिए मान जाती है। पर वो ये सब शुरू करने से पहले लक्ष्य कहती है कि उसे 16 सेकंड का टाइम चाहिए
ताकि वो अपने रिलीज कोड को रिलीज कर सके। इसलिए उसे कुछ समय के लिए रैग्नारोक को संभालना पड़ेगा, जिस पर लक्ष्य मान जाता है और वो अनडिफिटेड की पावर का इस्तेमाल कर रैग्नारोक पर हमला करने के लिए जाता है। और इस चीज को देखकर वो मिस्टीरियस पर्सन, जिसका नाम आखिरकार हमें बताया जाता है हाइस, वो कहता है, प्रिंस मरना चाहते हो आखिर तुम। इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए रैग्नारोक पर हमला करते जा रहा होता है कि तभी उसे अपने बड़े भाई की बात याद आती है, जहां पर वो उससे ट्रांसमीटर में कह रहा था कि तुम सच में अपनी दोस्त को बचा पाओगे लक्ष्य, कि अब भी तुम पहले जैसे छोटे कमजोर बच्चे ही हो। और यह सोचते हुए लक्ष्य बहुत ही तेजी से अपने बाहमुत का इस्तेमाल करते हुए रैग्नारोक पर हमला करता है, जिससे रैग्नारोक को काफी चोटें तो लगती हैं, पर जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे रैग्नारोक को चोटें लगती हैं उसकी शक्तियां उतनी ही बढ़ जाती हैं। तो वो रैग्नारोक जितनी हमले की कैपेसिटी झेलता है उससे ज़्यादा कैपेसिटी में लक्ष्य के ऊपर हमला करता है और वो बहामुत को पूरी तरीके से अपने स्टेम से जकड़ लेता है। और वहां पर वही हायाशी कहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या प्रिंस, तुम रैग्नारोक पर जितने हमले करोगे वो उतनी ही शक्ति से तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। इस जगह पर लक्ष्य को फिर से अपने बड़े भाई की बात याद आती है, जहां पर उसका बड़ा भाई लक्ष्य कह रहा होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम अभी भी वही कमजोर छोटे बच्चे हो जो फिर से बस मरने वाला है या फिर अपने दोस्त को मरते हुए देखने वाला है। इस जगह पर लक्ष्य ये सारी बातें सोचकर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। इसलिए लक्ष्य बहुत कोशिश कर रहा होता है कि वो रैग्नारोक के इन स्टैम्प से बाहर निकल जाए। वो अपना फुल पोटेंशियल इस जगह पर इस्तेमाल कर रहा होता है, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। लक्ष्य को ये सब करता हुआ देखकर हाइस कहता है, प्रिंस ये किंगडम भी तुम्हारी वजह से ही बर्बाद होगा, जैसे पिछला किंगडम बर्बाद हुआ था। इस जगह पर सिल्फिया हाइस से कह दिया, आखिर तुम जानते ही क्या हो लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो ये सब कहना बंद करो। और इस जगह पर सिल्वी लक्ष्य से कहती है, लक्ष्य अब तुम कंट्री के लिए नहीं अपने लिए लड़ो, अपने आप को छुड़ाओ वहां से। मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं लक्ष्य, तुम मर नहीं सकते मेरे होते हुए, तुम आगे बढ़ो। और यह कहते हुए सेल्फी रो रही होती है और सेल्फी को इस हालत में देखकर लक्ष्य अपनी पूरी कोशिश करता है रैग्नारोक की जड़ों से बाहर निकलने की। लक्ष्य अपनी पूरी कोशिश कर ही रहा होता है कि इसी बीच उसे लीसा की आवाज आती है ट्रांसमीटर में, जो उससे कहती है, मैंने कोड रिलीज कर दिया है लक्ष्य, अब तुम बहामुत के पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकते हो। और यह सुनते ही लक्ष्य कहता है, बहामुत ओवर लिमिट एक्टिवेशन। और लक्ष्य के यहाँ कहते से ही लक्ष्य का पूरा बहामुत चमकने लगता है और इस जगह पर लक्ष्य का बहामुत कुछ अलग ही दिखने लगता है। और लक्ष्य के बहामुत को देखकर लीसा कहती है, तो ये है बहामुत का फुल पोटेंशियल। और जैसे ही लक्ष्य बहामुत के फुल पोटेंशियल में पहुंचता है वैसे ही रैग्नारोक उसे छोड़ देता है, क्योंकि उस समय बहामुत का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और जैसे ही रैग्नारोक वापिस से लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका शरीर जलने लगता है। इस समय का मौका देकर लक्ष्य बिना कोई देरी करे बहामुत की मदद से रैग्नारोक के शरीर को चीरते हुए आर पार हो जाता है। और उस जगह पर रैग्नारोक बहामुत के इस अटैक को तो झेल नहीं ही पा रहा था और साथ ही में वो बहामुत के टेम्परेचर को भी नहीं झेल पाता और वहीं पर धराशाही हो जाता है। कैसे इस जगह पर बहामुत की शक्तियां इस संसार के परे होती हैं। और अपने इतने शक्तिशाली रैग्नारोक को ऐसे हारता हुआ देखकर हाइस कहता है, ये नहीं हो सकता प्रिंस, आखिर तुमने मेरे रैग्नारोक को हराया कैसे। हाइस को इसे चिल्लाता हुआ देखकर वहां पर लक्ष्य का बड़ा भाई जाता है और वो हाइस से कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से जल्दी चले जाओ, क्योंकि इस समय तुम बहामुत की शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लक्ष्य के बड़े भाई के इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य के पास सेल्फी बैठी होती है, जहां पर लक्ष्य सेल्फी से कहता है कि तुम मेरे काफी नजदीक बैठी हो, मतलब तुम मेरे पास क्यों बैठी हो। जिसपे सेल्फी कहती है, तुम अभी काफी कमजोर हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। पर इस जगह पर हम देखते हैं कि सेल्फी तो लक्ष्य का खाना खुद ही खा रही होती है। इस जगह पर लक्ष्य स्माइल करता है, लक्ष्य का शुक्रिया अदा करती है कि लक्ष्य ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, उसने सिल्फी को सचमुच नहीं मरने दिया। और यह कहते हुए सिल्फी लक्ष्य के गले लग जाती है
एंड गाइस, इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड नंबर 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड नंबर 10 में जल्द ही।